Audible and visible. Am I audible and visible? Yes, sir. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं. मोस्टली वी आर एट द लास्ट लेक्चर ऑफ आइसोमेरिज. विल फिनिश इट टुडे. जस्ट थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ. वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ उसको करते हुए देन विल मूव फॉरवर्ड. थोड़ा सा जरा सा ही पार्ट बचा हुआ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. हाँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन की चीज है जो एक बार समझ लो. साइक्लोहेक्सेन का पर्टिकुलरली आई एम टॉक अबाउट, क्योंकि वो बाद में दिखेगा बार बार. सो विल टॉक अबाउट लेटर ऑल्सो द 6 मेंबर्ड रिंग व्हेन विल गो टू बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो वहां पे काफी काम आता है. तो यहाँ जो आज पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली अल्केन में जाएंगे, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में जाएंगे वहां तो आता ही आता है. क्योंकि आइसोमेरिज्म इज नॉट एन ऑफिशियल चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी है ना. उसमें जरा सा पार्ट दे देते हैं और जहां जहां जरूरत होती है इट इज इंक्लूडेड इन डिफरेंट चैप्टर्स. सो दैट्स व्हाई बिकॉज वी आर लर्निंग इट सेपरेटली एज अ चैप्टर. तो जहां जहां चीजें आने वाली हैं उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आई एम गोइंग टू कवर हियर. बट कोई मान लो चैप्टर स्पेसिफिक अगर कोई थ्योरी आ गई तो उसको उस चैप्टर में हम लोग कवर करें. ठीक है, तो लास्ट टाइम जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, सिंपली वी आर सेइंग कि एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए इफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नॉट रिक्वायर्ड देन वी वर कॉलिंग इट कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. उसके लिए हम लोगों ने 3 प्रोजेक्शंस की बात की थी. फिशर पहले से पढ़ा था, सॉहर्स की बात की थी, और सॉहर्स के बाद फिर हम लोगों ने न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात की. इस पूरी कहानी में इफ आई एम हैविंग इंटर कन्वर्जन, वो तो सीखा था. और सिंपली बताया था कि न्यूमैन को पहले सॉहर्स में कन्वर्ट कर लो और सॉहर्स को इक्लिप्स में कन्वर्ट करके एंड उसको ऊपर से देख. एंड व्हेन यू सी इट यू कैन सी कौन सी चीज लेफ्ट में, कौन सी चीज राइट में है, कौन सी अवे दिख रही है ऊपर एंड नीचे, एंड उसकी बेसिस पर यू कैन कन्वर्ट वन स्ट्रक्चर टू अनदर. ये करने के बाद हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी कर लिए थे. आई थिंक वहीं पे एंड किया था. दिस वाज द लास्ट पॉइंट हम लोगों ने किया था. आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 स्पेशल केसेस की बात करेंगे. एक प्रोपेन की बात करेंगे. दैट इज अ वेरी सिंपल केस, तुरंत निकल जाएगा. एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन. और फिर वहां पर देखेंगे 2 CH3 ग्रुप्स आने लगेंगे. तो वो पास में रहेंगे, दूर रहेंगे, कब ज्यादा स्टेबल, कम स्टेबल. दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. और उसके बाद देखेंगे कि ये CH3 की जगह OH आ गया तो क्या होगा, NH2 आ गया तो क्या होगा, CHO जैसा ग्रुप आ गया तो क्या होगा. ये सारी कहानी देखने के बाद देन विल एंटर इनटू द साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट, एंड उसमें फिर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वहां पर एक दो बातें इंपॉर्टेंट आती है. सिस ट्रांस वहां पे कब दिखता है, एंड देन विल टॉक अबाउट की उसमें पोजीशंस कौन से होते हैं, और उसके हिसाब से डिफरेंट ग्रुप्स की पोजीशनिंग के हिसाब से व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ. ठीक है, इतना पढ़ना है हम लोगों को आज मोस्टली, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ चैप्टर. तो सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन की. बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इफ यू सी, मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जस्ट वंस एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर. सो इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर, और इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, मैंने पहले भी बोला था वी आर हैविंग 2 कार्बन एटम्स. ये व्हाइट देखो मैंने हाइड्रोजन बना रखा है. ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन है, और इधर देखो 2 हाइड्रोजन, और एक ब्लू कलर इज द मिथाइल ग्रुप. तो वी हैव गॉट कार्बन कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो कार्बन. ठीक है, जस्ट इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐसा दिख रहा है, इसलिए इसको ऐसा रखा है. नाउ वी कैन हैव, देखो कौन कौन से पोजिशन हो सकते हैं. ये ब्लू जो है ये ठीक सामने आ सकता है व्हाइट के. and that's how you'll be looking like, it will look like this, है ना. तो देखो, ब्लू के पीछे व्हाइट, व्हाइट के पीछे व्हाइट, व्हाइट के पीछे व्हाइट. दिस इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड वाला फॉर्म, है ना. इसी में इफ आई जस्ट रोटेट, कोई भी पीछे या आगे, इफ आई जस्ट रोटेट इट बाय लाइक दिस, अभी देखो ये पीछे वाले व्हाइट जो है ना, इफ यू सी दिस वन नाउ, पीछे वाले व्हाइट एग्जैक्टली पीछे कभी भी नहीं आ रहे हैं ना. इज इट ओके? एंड दैट्स व्हाई वी विल से कि दिस इज स्टैगर्ड कुछ. इज इट ओके? ठीक है, तो नाउ इसी में भी देर आर, ऐसे तो थियोरेटिकली देर आर इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स पॉसिबल, बट 2 मेन फॉर्म की बात कर रहे हैं जो कि एक्सट्रीम केसेज है. एक में एग्जैक्ट इक्लिप्स जैसी चीज आ रही है जिसमें वन ग्रुप इज बिहाइंड अनदर ग्रुप, दैट वाज इक्लिप्स. डेफिनेटली दैट विल बी लेस स्टेबल, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी समथिंग कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन की बात की थी. और वो क्या था, जो नॉन एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का रिपल्सन होता है, दैट वाज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन, है ना. तो इक्लिप्स में यू विल गेट मोर टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टैगर्ड में यूल गेट लेस टॉर्सनल स्ट्रेन, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है ना. एक में एग्जैक्ट पीछे था, एक में दूर है. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ पर भी eclipsed will have less stability so more energy, and staggered will have more stability so less energy.
इज इट ओके? इसी को देखो ग्राफ से कैसे दिखाते हैं हम लोग। इफ यू टॉक अबाउट ग्राफ से इसी का रिप्रेजेंटेशन, या जस्ट सी दिस। सो बेसिकली इफ यू सी, मैंने ऑलरेडी जो बताया था उसी को आई एम रिपीटिंग इट। इधर सामने CS3 रखा है, जैसे मैंने ब्लू रखा हुआ है। इसी में देखो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड दो ही टाइप की चीजें आ रही है, या तो इक्लिप्स्ड रहेगा या स्टैगर्ड रहेगा। इक्लिप्स में क्या होता है ना, अगर मैं एग्जैक्टली पीछे लिख कर दिखा दूंगा तो फिर दिखेगा ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा व्हाट वी आर गोइंग टू शो। एंड दैट्स व्हाई उसको जरा सा राइट करके लिखा जाता है, जस्ट टू शो दैट इट इज इक्लिप्स, बट क्या है वो भी दिखना चाहिए ना। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज रिटन स्लाइटली राइट वर्ड। तो अगर एक जगह राइट वर्ड किया ना, तो हर जगह राइट वर्ड ही करना पड़ता है। कुछ लोग इसमें भी सेंटी हो जाते हैं कि एक को राइट तो दूसरे को लेफ्ट क्यों कर। ठीक है, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो। एक जगह अगर देखो एच, पीछे वाले एच को राइट में दिखा है तो इधर भी राइट। अब क्या किया, इसको रोटेट करते जाओ। बीच में देखो यहाँ स्टैगर्ड मिला, स्टैगर्ड विल हैव लेस एनर्जी, सो दिस इज हैविंग मोर स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद और रोटेट किया, 120 पे रोटेट किया, अगेन इट हैज बिकम, ये एच देखो घूम रहा है, वी आर रोटेटिंग दिस एच। तो पहले 60 डिग्री किया तो यहाँ पे आ गया, फिर 60 से 120 किया तो देखो यहाँ पे आ गया, अगेन इट हैज बिकम एक्लिप्स। नाउ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू एक्लिप्स। एंड उसके बाद फिर से रोटेट किया, देखो एच यहाँ आ गया और नीचे आ गया जरा सा, है ना। सो दिस इज ऑल्सो सेम एज लाइक दिस वन, है ना। दिस वन देखो, यहाँ भी CS3 के अपोजिट में यहाँ एच दिख रहा है, 60 डिग्री पे दो दो दिख रहे हैं। वैसे ही केस यहाँ भी है, 60 डिग्री पे दो दो दिख रहे हैं और अपोजिट में भी। जस्ट बिकॉज द कलर चेंज करके रेड दिखा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की स्टेबिलिटी अलग हो गई, दे आर द सेम कंपाउंड्स। ठीक है, इज इट ओके? नाउ वैसे ही रोटेट कर करके वी आर गेटिंग ओनली एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड इज लेस स्टेबल, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल। स्टैगर्ड के ही डिफरेंट फॉर्म्स दिख रहे हैं जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट कलर का डिफरेंस आ गया। उसको मैं ब्लैक कर दूं तो पता नहीं चलेगा लेफ्ट वाला कौन सा, राइट वाला कौन सा। इट डजेंट मैटर, सबके सब बराबर स्टेबल है, सबकी सब एनर्जी बराबर है, और एक्लिप्स्ड वाले की एनर्जी उनसे हायर। इज इट ओके? क्लियर है? तो इफ दे आर आस्किंग यू स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपेन में डिफरेंट कन्फॉर्मर्स में, तो ऐसे तो इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स मैंने बोला पॉसिबल है, बट इफ दे आर आस्किंग यू एक्लिप्स्ड वर्सेस स्टैगर्ड, विल सिंपली से eclipsed will have less stability, staggered will have more stability. ठीक है, and the reason is staggered is having less torsional strain, eclipsed is having more torsional strain. torsional strain क्या था? टू नॉन एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का रिपल्सन को हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन। सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं, यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट साइक्लो सॉरी ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसा दिखेगा? इफ यू सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लोब्यूटेन में, ये देखो कैसा है। इसको मैं जस्ट शो कर रहा हूं एक स्ट्रक्चर से। अगेन इस बार क्या हो गया, दो कार्बन है, दोनों पे एक एक मिथाइल ग्रुप होंगे। इट इज लाइक इफ आई एम हैविंग, सो नाउ इफ आई एम हैविंग दिस स्ट्रक्चर, अब देखो दो दो जगह पे वी आर गेटिंग मिथाइल ग्रुप। नाउ इफ यू सी दिस वन, दिस इज एक्लिप्स्ड, बट ये भी तो एक्लिप्स्ड कर सकते थे ना। इज इट ओके? ब्लू के पीछे ब्लू आए तो भी एक्लिप्स्ड है, ब्लू के पीछे व्हाइट आ जाए तो भी एक्लिप्स्ड है। इसका मतलब नाउ वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स्ड आल्सो। ठीक है, स्टैगर्ड जो बोल रहे थे अभी तक, वो देखो कैसा आ रहा है। वी कैन हैव स्टैगर्ड लाइक दिस, जहां ब्लू के बीच में ब्लू इज इन बिटवीन टू व्हाइट, है ना। बट स्टैगर्ड कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, जिसमें ब्लू इज इन बिटवीन वन ब्लू एंड वन व्हाइट। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इफ यू सी दिस वन, जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाए हैं चार, we have got four main structures. Again, infinite conformers are there. Whenever they are asking you how many conformers are possible, don't hesitate in writing infinite conformers. उसमें ये मत सोच लेना कि चार के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार ही है। There are infinite conformers for any compound wherever conformational aspiration is possible. Conformational कहाँ पे possible होगा? जहाँ एक को दूसरे में convert करने के लिए you don't need to rotate, you don't need to break the, है ना। तो जहां सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इज पॉसिबल, यू आर गेटिंग कन्फॉर्मर्स। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर जैसे स्टैगर्ड जिसको बोल रहे थे, अब वो दो टाइप का हो गया। एक को बोलते हैं एंटी, जहां वो जो ग्रुप
Sir, you're on mute. So now what I was saying कि now देखो staggered में भी दो फॉर्म आ गए हैं. One form is anti, where this group, whatever group is there, they are opposite to each other. उनके बीच का angle is 180 degree. But यहाँ पे देखो this is at 60 degree. So there are two staggered form. One is called anti, where the groups are at the opposite positions. But यहाँ इसको गॉचे बोल दिया. That is another staggered form where the group is on the adjacent, मतलब उनके बीच का एंगल is 60. वैसा इक्लिप्स में देखो H के पीछे CS3, CS3 के पीछे H, this is eclipsed, and CS3 के पीछे CS3 and H के पीछे H, that is also eclipsed. But now these two have become different. This will be called partially eclipsed. Anticlinal तो बोलते ही बोलते हैं. This is also called partially eclipsed. Because देखो CS3 पूरा ढक नहीं रहा है H से, है ना. अगर एग्जैक्टली CS3 के पीछे CS3 होता तो वो एग्जैक्ट ढक जाता, तो उसको बोलते कंप्लीटली और फुल्ली एक्लिप्स्ड. दिस इज कॉल्ड पार्शियली एक्लिप्स्ड. दिस विल बी कॉल्ड फुल्ली एक्लिप्स्ड. बिकॉज यहाँ एग्जैक्ट आइडेंटिकल ग्रुप्स आर वन बिहाइंड द अदर, है ना. इज इट ओके? सो नाउ आफ्टर नोइंग दिस, इफ आई हैव टू अगेन फाइंड आउट की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, क्या लग रहा है कैसा होना चाहिए? So I think AB will be the most stable. एंटी विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि जो बड़ा ग्रुप दिख रहा है आउट ऑफ दीज टू, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, मिथाइल आर एट द लार्जेस्ट, एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, है ना. सो दैट्स व्हाई एंटी शुड बी द मोस्ट स्टेबल पोजीशन. उसके बाद ACBD. ACBD, यस, वेरी गुड. बिकॉज सी क्यों किया? दैट वाज आल्सो स्टैगर्ड ओनली, बट उसमें CS3 वाज नियर बाय. बट बी और डी तो एक्लिप्स थे, तो दे विल बी लेस स्टेबल. उसमें भी जो पार्शियली एक्लिप्स्ड है दैट इज हैविंग लेस रिपल्सन, क्योंकि CS3 के पीछे CS3 नहीं है. बट फुल्ली एक्लिप्स्ड और सिन पेरिप्लेनर में इफ यू सी CS3 के पीछे CS3, दैट इज गेटिंग मोर रिपल्सन, मोर टॉर्शनल स्ट्रेन, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहाँ पे इफ आई एम ट्राइंग टू गेट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और द एनर्जी डायग्राम, समटाइम्स तुमको एनर्जी डायग्राम भी मिलेगा. सो वी आर सेइंग एंटी देन गॉच, उसके बाद फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दोनों फुल्ली एक्लिप्स्ड. इज इट ओके? एनर्जी लेवल पे भी देखो. नाउ वी हैव गॉट 4 लेवल्स. ये जो टॉप लेवल है दैट इज कंप्लीटली एक्लिप्स्ड और सिन पेरिप्लेनर का. ये दोनों देखो पार्शियली एक्लिप्स्ड और एंटीक्लिनल का. उसके नीचे दो जो ये दिख रहे हैं, ये दोनों गॉस वाले हैं. और ये वाला जो है ये टोटली जो एंटी पेरिप्लेनर है, विच इज कॉल्ड फुल्ली स्टैगर्ड बोल सकते हो, बट नॉर्मली एंटी लिखते हैं, एंटी फॉर्म. इज इट ओके? एंड दैट्स व्हाई द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज एंटी, देन गॉस, देन पार्शियली एक्लिप्स्ड, देन फुल्ली एक्लिप्स्ड. इज इट ओके? एनी डाउट सो फार? इसका मतलब है ग्रुप अगर नॉर्मल सा इथाइल मिथाइल ऐसा वाला है, तो नॉर्मली द ऑर्डर इज एंटी, देन गॉस, देन पार्शियली एक्लिप्स्ड, देन फुल्ली एक्लिप्स्ड. दैट इज द नॉर्मल whatever we have followed in the case of butanols. But हो सकता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप के हो. दो टाइप की पॉसिबिलिटीज आ रही है. एक होता है कि ग्रुप हो सकता है ये स्मॉलर ना हो के बल्कि हो जाए, दैट्स वन केस. एंड दूसरा केस होता है जब हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप जो आ रहा है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी को लेकर आ रहा है. ये दो अलग वेरिएशन है, इन दोनों को भी एक एक करके कवर करेंगे. सो नॉर्मली मैंने क्या बताया, if normally groups are present which are not having any hydrogen bonding का case, or they are not even bulky groups like मिथाइल इथाइल वाले ग्रुप्स जैसे हैं, उसमें एंटी के बाद गॉश आया तो पार्शियली एक्लिप्स्ड आया तो फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड आया, जो कि ब्यूटेन का भी केस था. बट इसी में इफ आई टॉक अबाउट एक बल्की ग्रुप जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाता है, इफ दैट बल्की ग्रुप इज कमिंग, देखो गॉश जो है ना वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है एनर्जी लेवल में, क्योंकि गॉश में देखो ना क्या होगा. अब third butyl will be coming closer to the other group, and that's why even if that is at a distance it will not be that much stable, है ना. तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक ऑर्डर अलग हो गया है, गॉश थोड़ा पीछे चला गया है, पार्शियल एक्लिप्स्ड इज बेटर. इज इट ओके?
टर्ट एक एंगल पे भी दूसरे टर्ट के साथ आ जाए तो दैट इज हैविंग मोर रिपल्शन, है ना। तो उससे बेटर है कि उसको पार्शली एक्लिप्स रहने दो, जिसमें उसके पीछे एच आएगा या एच के पीछे टर्ट ब्यूटाइल आएगा। इज इट ओके? अब तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। द थर्ड पॉसिबिलिटी वाज इफ आई एम हैविंग अ ग्रुप व्हिच इज ब्रिंगिंग हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, तो दैट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। वो कौन से ग्रुप्स हैं? बहुत सारे ग्रुप्स आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ही आ जाता है नॉर्मली, तुमको दिखेगा कई जगह, इथिलीन ग्लाइकोल की बात होगी, कहेगा ब्यूटेन में जो है ना गॉश इज लेस स्टेबल देन द एंटी, इथिलीन ग्लाइकोल में गॉश इज द मेन फॉर्म, Gauss is the dominant form because that is the most stable. Why that is happening? We are saying कि देखो जैसे यहाँ पर if you see, मैंने बोला है कि जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आ रही है वहां गॉस को एंटी से ज्यादा करते हैं बिकॉज वी हैव गॉट द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द गॉस। इज इट ओके? तो वहां जहां पर ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस आएगा वहां पर बोलेंगे इवन द गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द एंटी फॉर्म। इज इट ओके? अब ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, ऑलरेडी आई हैव रिटन देयर। OH है, F के साथ अगर NH2 या OF आ गया तो वहां पे हम लोग बात करते हैं। तो ये कौन कौन से केस हैं, जस्ट इंडिकेट इट। और कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा डाइपोल मोमेंट जैसी भी चीज आ जाएगी, आई इंडिकेट दैट आल्सो। जैसे देखो यहाँ NH2OH आ गया तो देर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, CHOOH आ गया तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी, COHOH आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, NO2OH आ जाएगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी, COOH2 आ गया तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी। इवन यू कैन हैव दिस ionic groups also. So plus and minus will have electrostatic force of interaction, and that will also increase the stability of the Gauss form. ठीक है? So these are the cases where Gauss form is more stable than the anti form. Is it okay? So तो नॉर्मल जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसमें सिर्फ गॉश और एंटी का हाँ, पोजीशन गॉस चेंज को होगा। आगे कर देना है, एंटी को पीछे। ठीक है? दीज आर द केसेस। अब एक केस आता है जहां पर दिल भी आस्किंग क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन होगा, बट अगेन एक्सप्लेनेशन वहीं से आता है। जैसे ये वाले दो केसेस देखो, इफ यू सी दीज केसेस, कहा जाता है कि 2 फ्लोरोएथेनॉल का डाइपोल मोमेंट इज मच हायर देन 2 ब्रोमोएथेनॉल। अब उसका एक्सप्लेनेशन जो है यहीं से आ रहा है। इफ यू सी अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि F एंड OH अगर आ रहे हैं तो गॉस फॉर्म विल बिकम द डोमिनेंट फॉर्म, और ऐसा होने से देखो ना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर मैं बॉन्ड्स में देखूं ना, ये इधर लेके जा रहा है और ये इधर लेके जा रहा है, दे आर हैविंग एन एंगल 60 डिग्री जैसा एंगल है, एंड दैट्स व्हाई इनका कुछ रिजल्टेंट आ रहा होगा ना। बट इफ यू सी दिस वन, 2 ब्रोमोएथेनॉल अगर मैंने ले लिया ना तो Br और इसका एंटी फॉर्म, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एंटी इज मोर स्टेबल। इन दिस केस वी आर सेइंग एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। यहां पे वी आर सेइंग गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई यहां अगर मुझे डाइपोल मोमेंट चेक करना है 2 फ्लोरोएथेनॉल में, आई विल चेक दैट फॉर गॉस फॉर्म। But if I have to check 2 bromoethanol ka, I'll check that for the anti-form. And in anti-form, if you see the direction of dipole moment, एक नीचे जा रहा है और एक दूसरा ऊपर लेकर जा रहा है, and that's why they are cancelling each others. तो almost zero जैसा हो जाएगा। But यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो है इसमें they are at an angle, तो definitely mu is not equal to zero है। But यहाँ पर mu will be very close to zero. That will cancelling थोड़ा सा रह जाएगा, but that difference will not be very high. So very close to zero, not exactly zero obviously, but very close to zero where it is significantly higher. Is it okay? तो ये क्वेश्चन बनता है। अब एक दो कुछ अगेन बकवास वाले एग्जांपल है जो नॉर्मली जेई नहीं पूछता है, बट यहाँ पे तुमको मिल सकता है डिफरेंट केसेस में। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ लॉजिक जो है ना वो थोड़ा बियॉन्ड सिलेबस भी चला जाता है या फिर ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, बहुत कोई मेजर रीजन नहीं आता है। दैट्स व्हाई जेई इज नॉट गोइंग टू आस्क यू, बट इधर कहीं हो सकता है मॉड्यूल सॉल्व करते वक्त, बुक्स को देखते वक्त हो सकता है तुमको, या तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चंस कभी कभी थोड़े फालतू टाइप के आ जाते हैं वहां पर ये सब कहानी आती है। ठीक है? अब जैसे एक एक जस्ट मैं दिखाता हूँ, यहाँ जो F और H के बीच का है, यहाँ बोलते हैं इसका सिग्मा स्टार एंड इसका सिग्मा विल हैव सम हाइपर कंजुगेशन। अब ये थोड़ा बियॉन्ड सिलेबस हो गया, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंक्लूड हो गया,
ऑर्गेनिक में बहुत लिमिटेड वे में वी नीड टू नो द मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी, जैसा मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा बताया था जीओसी टाइप, बट अदरवाइज इट इज नॉट इन द सिलेबस, तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू, जेई इज नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस टाइप केसेस, ठीक है। तो जेई जब पूछेगा तो वन केस इफ द ग्रुप इज स्मॉल, सेकंड इफ द ग्रुप इज बल्कियर लाइक थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप दिखेगा तुमको, या थर्ड केस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस यही 3 केसेस तुमसे जेई पूछने वाला है। ओके, एनी डाउट सो फार? अब आते हैं जहां पर थोड़ा सा इमेजिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रिंग आ जाता है, और रिंग में आने के बाद थोड़ा सा इमेजिनेशन जो है ना, ऐसा लगता है रट्टा मारना है कि समझना है। तो दो तरीके हैं, या तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो मैं बताऊंगा और ट्रिक भी कुछ कुछ बता दूंगा कि कैसे याद रखने का है, बट अगर इमेजिनेशन हो पाता है तो इट विल बी वेरी गुड, एंड ये आगे काम आने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया हाइड्रोकार्बन में तो आता ही आता है, बाद में जब बायोमोलिक्यूल्स में जाओगे तो वहां भी 6 मेंबर्ड रिंग के साथ बार बार खेलना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह जो है ना उसमें आ जाएगा तुमको 6 मेंबर्ड रिंग, एंड इफ यू आर एबल टू इमेजिन इट बेटर तो फिर आंसर्स करना बहुत आसान हो जाता है, एंड रिसेंट टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है, पर्टिकुलरली बायोमोलिक्यूल्स। तो हम लोग बात करने वाले हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब वो जो साइक्लोहेक्सेन में आता है उसको कैसे इमेजिन करें, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन इमेजिन इट बेटर। ये कैसा होता है, इसके पहले तो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, बट जो मेनली हम लोगों को बहुत डिटेल में देखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका चेयर फॉर्म, दूसरा होता है एक बोट फॉर्म, इसके बाद एक ट्विस्टेड बोट भी होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ एक दो फॉर्म और बीच के जानने हैं, बट सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज चेयर फॉर्म, उसको समझने के लिए एक्चुअली मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको इमेजिन करना है। तो मैं पहले एक इमेज डाल देता हूँ, उसको देख लो, और फिर उसको हम लोग इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो मैंने दो चेयर फॉर्म के ही दो फॉर्म्स है, जिसका इमेज तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। इफ यू सी दीज टू फॉर्म्स, देख लिया? आई सजेस्ट यू टू टेक द स्क्रीन शॉट, सो कि ताकि मैं अभी जब बताऊंगा ना तो तुमको देख पाओ लगातार, क्योंकि मैं अभी आई स्टार्ट शोइंग यू द पिक्चर, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें देखो मैं क्या अभी करने वाला हूँ, ये देखो यहाँ वाला जो कार्बन है ना, इसको 1 बोल, ठीक है। नाउ यू कैन टेक एनी कार्बन एज द फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक पार्ट जो यहाँ दिख रहा है इमेज में, मैं बाद में करके दिखाऊंगा वो सारा कुछ तुमको। ये देखो ये 1 जो है ना वो यहाँ चला गया ना, इज इट ओके? क्लियर है? कहीं से तो मूव किया है। दूसरी बात, इन दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है जस्ट ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद इसके डिटेल में टेक्निकल वर्ड्स में जाएंगे हम लोग, बट अभी ऑब्जर्व कर लो। यहाँ देखो 1 पे जो रेड कलर है ना वो नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो रेड कलर वो साइड में दिखने लगा है, इज इट ओके? इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आई एम सेइंग दिस इज फर्स्ट कार्बन, इसको 2 लिखा हुआ है, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। यहां पर ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इज इट ओके? अब देखो यहां पर जो स्ट्रक्चर है ना, इफ आई टेक दीज टू, दिस वन एज वन लाइन एंड दिस वन एज सेकेंड लाइन, ऐसा नहीं लग रहा है इस लाइन से ये नीचे की तरफ गया है, इज इट ओके? और ये जो है ये वाली चीज जो है वो ऊपर की तरफ गई है, और वही यहाँ इमेज में दिख रहा है ना, ऐसा नीचे की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ विद दीज टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस मॉलिक्यूल इज नॉट 2 डायमेंशनल और प्लेनर, बट जो नीचे दिख रहा है तुमको वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, इमेजिन कर पा रहे हो इसको? एनीवन हैविंग एनी डाउट? फिर मैं बाद में मॉडल से दिखा दूंगा। यहां तो पर देखो, इफ आई टेक दीज टू लाइन एज द पैरेलल लाइन, तो यहाँ ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ देखो ये जो है ना ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो दिस लुक्स लाइक ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है पैरेलल लाइन के, और ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, अंडरस्टूड ना? अब इसको इमेज में, फिर बाद में जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे तुम इमेजिन कर पाओगे इसको होपफुली। लेट्स सी दैट। सर तो ऊपर 3 रहेंगे, नीचे 3 रहेंगे, राइट? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट फिर से बोलो, या टेल मी। मतलब ऊपर 3 एटम्स रहेंगे,
तीन नीचे रहेंगे, मतलब रेस्पेक्टिवली आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन की बात कर रहे हो या कार्बन की बात कर रहे हो? कार्बन की, मतलब कार्बन लाइक देखो यू नो ना, द 2, 3, 5 एंड 6 लिया ना, हाँ 2, 3, 5 एंड 6 को पैरेलल लाइन की तरह इमेजिन करना स्टार्ट किया, तो फिर 1 कार्बन इज गोइंग बिलो एंड अनदर कार्बन इज गोइंग अप, 1 and 4. Is it okay? या वैसा ही या if you take again 2, 3, 5 and 6, 1 is going up and 4 is going down. या Okay? सो Now, तीन ऊपर तीन नीचे। 3 कैसे हो गया? अच्छा, वो तुम 2 and 6 को भी उसके ऊपर ही मान रहे हो क्या? टू या थ्री फाइव सिक्स उसको एक साथ लो, तो 4 तो या ऑलरेडी हो गए ना, अब बच गए 2 ही ना, साइक्लो, है ना? तो या वो जो 2 बचे हुए, एक ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक नीचे की तरफ। इज इट ओके? या Okay, now I'll show you the structure. Okay, just see this one. You can see the structure, है ना? Now, ये मैं क्या बोल रहा था स्ट्रक्चर, ये देखो साइक्लोहेक्सेन का ही स्ट्रक्चर है। इसको कैसे देखना है? यू जस्ट सी दीज 2 लाइंस। ये लाइन जो दिख रहा है थोड़ा टेढ़ा हो गया है स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में, थोड़ा टिल्ट हो गया है ये जो 2 लाइन है, इसको पैरेलल में देखो, दीज 2 लाइंस। ओके, क्लियर ना? नाउ इफ यू सी, ये कार्बन नीचे जाता हुआ दिख रहा है ना, दिस कार्बन, ऐसा करने से जस्ट सी दिस वन, 1 मिनट। ओके, just see this structure. If you take these 2 lines, is it visible? So थोड़ा और दूर लेके जा सकते हो। और दूर, this much? Okay, just take these 2. अभी ये 2 पैरेलल लाइन दिख रहे हैं ना, ये दोनों, these 2। इससे देखो ये कार्बन नीचे की तरफ दिख रहा है ना, इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, इज इट ओके? ये कार्बन थोड़ा नीचे जा रहा है, और ये कार्बन देखो इधर जो है, दिस कार्बन इज गोइंग अप, है ना, दिस कार्बन, इज इट ओके? नाउ अगर ऐसा हो रहा है तो साफ साफ दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला जो स्ट्रक्चर मैंने तुमको स्क्रीन पे दिखाया था, दैट स्ट्रक्चर वी कैन सी, है ना? चलो मैं पूरा दिखाई देता हूँ ठीक से। सो नाउ इफ यू सी, मैंने ये लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यू कैन सी दैट, वैसा ही कुछ दिख रहा है क्या? सी दीज 2 आर पैरेलल लाइंस, जैसा यहां दिख रहा है, ये अप दिख रहा है और ये डाउन दिख रहा है ना, उससे इफ आई कंसिडर दिस लाइक ऐसा, ओके, तो फिर दिस इज लुकिंग कि वो इन दोनों लाइन के ऊपर जाता हुआ दिखता है, और ये वाला जो ये थोड़ा नीचे दिखता है ना। नाउ इसी को अब जरा पोजीशन से देखते हैं, इफ यू जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट विद द पोजीशंस। यहां देखो, वी आर हैविंग दीज 3 व्हाइट वाले, देखो ऊपर दिख रहे हैं ना, ये 3, और वैसे 3 अल्टरनेट पोजीशन पे 3 नीचे भी व्हाइट दिख रहा है ना। क्लियर है सबको? यस सर। नाउ ऐसा करने से ग्रीन वाला सारा जो है ना, वो देखो रिंग से बाहर की तरफ सब तरफ दिख रहा है ना, ऑल दीज Yes. ग्रीन्स आर कमिंग आउटसाइड द रिंग, ऐसा दिख रहा है ना। ये जितने व्हाइट है ना, इनको बोलते हैं दीज आर हाइड्रोजन और एनी ग्रुप एट एक्सियल पोजीशन। इज इट ओके? 3 ऊपर 3 नीचे अल्टरनेट पोजीशन पे, एक कार्बन का ऊपर दिखा तो दूसरे कार्बन का देखो नीचे दिख रहा है, तीसरे कार्बन का ऊपर दिखा तो चौथे का नीचे दिख रहा है। इज इट ओके? फिर पांचवें का ऊपर दिखा तो छठे का देखो यहाँ नीचे दिख रहा है ना। इज इट ओके? ना, इतना कर लेने के बाद
एक ऑब्जर्वेशन ये दिख रहा है कि हर कार्बन पे वी हैव गॉट वन एक्सियल, वन, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। दिस इज एक्सियल, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज इक्वेटोरियल, दिस इज एक्सियल, दिस इज एक्सियल, दिस इज इक्वेटोरियल। इज इट ओके? क्लियर है? तो दो पोजीशन दिखे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये लेफ्ट वाला है। इसी को आई ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू राइट वाला स्ट्रक्चर। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखो इसको। इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट इट, मैं क्या करूंगा ना, ये देखो, अच्छा अपना कार्बन कौन सा, ये वन, ये अपना है, ठीक है। अभी देखो क्या करूंगा, मैं इसको फ्लिप करना चाह रहा हूँ। रिंग फ्लिप करने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ। देखा क्या किया मैंने, और क्या फर्क हुआ देखा? हैव यू अंडरस्टूड इट, जो मैंने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे? इक्वेटोरियल वाले एक्सिल हो गए और एक्सिल वाले हाँ, इक्वेटोरियल। सारा ग्रीन अप डाउन हो गया और व्हाइट सारा का सारा जो है ना, वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट किया। तो मैंने सिर्फ रिंग फ्लिप, कोई रोटेशन नहीं किया, यहाँ रिंग फ्लिप हो रहा है। रिंग के बॉन्ड्स थोड़े से ट्विस्ट हो रहे हैं और ऐसा करने से ये हो रहा है। अब ऐसा करने पर देखो, ये मेरा पहला वाला कार्बन था, वहीं का वहीं है, बट उसका देखो अभी ये वाला स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर दिखने लगेगा तुमको। अब देखो ये ऊपर हो चुका है ना, और ये वाली चीज जो है ना, ये नीचे चली गई है। इज इट ओके? अभी ये दोनों पैरेलल लाइन देखोगे तो उससे ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। जस्ट शो यू लाइक दिस। ये देखो, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन लिया ना, तो ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, और ये वाला देखो कार्बन, ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है यहाँ से। इफ आई जस्ट शो यू कि पैरेलल लाइन ऐसा देखोगे, इफ यू सी दिस वन, देखो कार्बन नीचे दिख रहा है ना, राइट साइड वाला। पैरेलल लाइन को मैंने एक दूसरे के पीछे छुपाते ही, वो ब्लैक वाला कार्बन जो राइट वाला है वो नीचे दिख रहा है, और ये देखो ब्लैक जो मेरे हाथ में कार्बन है, दैट वाज द फर्स्ट कार्बन, वो ऊपर दिखने लगा है ना। तो दैट इज गिविंग ए स्ट्रक्चर लाइक दिस, और यू कैन से दिस। इज इट ओके? Yes, sir. क्लियर ना? चलो, ओके। तो यहाँ पे दो तीन कहानी जो अपने को समझ में आई है। एक कहानी ये है कि एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में जब फ्लिप करते हैं, रिंग को फ्लिप करना बोलते हैं, तो क्या होता है, वट एवर वॉज एट द एक्सियल पोजिशन, नाउ दैट हैज गॉन इनटू द इक्वेटोरियल पोजिशन। इज इट ओके? तो ये इसलिए मैंने बोला था, यहाँ देखो, ये जो एच रेड वाला नीचे दिख रहा था, दिस वॉज एक्सियल पोजिशन, ये यहाँ देखो इक्वेटोरियल पोजिशन में कन्वर्ट हो गया। इज इट ओके? यहाँ जो एच ब्लू दिख रहा था, वो देखो यहाँ एक्सियल हो गया, यहाँ ये इक्वेटोरियल था और ये एक्सियल हो चुका है। क्लियर पॉइंट? तो दैट्स वन अंडरस्टैंडिंग आई वांटेड टू कन्वे यू। तो देखो कुछ रिजल्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके दूसरे फॉर्म्स की भी बात करेंगे। सो व्हाट आई वाज शोइंग यू, थोड़ा सा, ऑलरेडी आई हैव गॉट गुड इनफ पिक्चर्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स। नाउ, सबसे पहली बात जो मैंने बोला, एक फॉर्म से दूसरे में जाना वाज नॉट रोटेशन, इट वाज रिंग फ्लिपिंग। रेड को व्हाइट की जगह ले आया, व्हाइट को रेड की जगह, दूसरे कार्बन, मतलब जिसका व्हाइट है उसी के ग्रीन को नहीं लाया नीचे, उसके बाजू वाले को लाया। इक्वेटोरियल को एक्सेल बनाया, एक्सेल को इक्वेटोरियल। तो यहाँ जैसे ये लेफ्ट साइड वाला जो इमेज है, वो जैसा मैंने दिखाया था वैसा ही दिख रहा है। दिस वाज फर्स्ट कार्बन जिसको मैंने बोला था, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। ये रेड वाली चीज नीचे जो दिख रही है वो एक्सियल पोजीशन है, तो ये इक्वेटोरियल है। इज ओके? और इसी में मैंने बोला था, जैसे ही मैंने इसको नीचे किया ना, तो अपने आप ये इधर चला जाएगा और फिर ये इक्वेटोरियल बन जाएगा। इसको मेरे को अगर मैं इसको ऊपर करता हूं, इसको मैं ऊपर करता हूं, तो ये देखो ये इक्वेटोरियल में चला जाएगा, ऐसा ट्विस्ट करने से। एंड दैट्स व्हाई ये जो स्ट्रक्चर है, दो चीजें हो रही हैं। पहली बात, दिस वाज रिंग फ्लिपिंग टू गो फ्रॉम वन चेयर फॉर्म टू अनदर चेयर। ये चेयर जैसा दिखता है, कहीं कहीं तो डायग्राम भी ऐसा बनाया रहेगा, इट्स लाइक कि चेयर जो ऐसा वाला होता है ना, ऐसा ही कुछ इसका पैटर्न दिख रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड चेयर। ओके, नाउ इसके आगे दूसरी चीज मैंने क्या बताई, ऑब्वियसली दीज आर टू कन्फॉर्मर्स ऑब्वियसली, बट मैंने बोला कि रिंग की फ्लिपिंग से जितने एक्सियल हैं वो इक्वेटोरियल में, और जितने इक्वेटोरियल हैं वो सारे के सारे एक्सियल में कन्वर्ट। दैट्स अनदर पार्ट। एक लास्ट पार्ट जो मैंने बताया,
these two conformers are equivalent for cyclohexane ring. अगर इसमें कोई substitution नहीं, everything is hydrogen only. So even if you are flipping ring from one form to another, it is not changing the energy level. So stability of these two will be identical. ये जो दो फॉर्म मैंने ऊपर बताए हुए हैं, इन दोनों फॉर्म की स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव द ग्रुप. बाद में हम लोग जाकर देखेंगे किसी एक जगह कोई ग्रुप आ जाएगा, नाउ इट विल स्टार्ट मैटरिंग कि तुमने उस ग्रुप को कौन से पोजीशन पे रखा है. ठीक है, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे स्टेबिलिटी वाले डिस्कशन में. इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? चलो नेक्स्ट कहानी क्या है, इसी का एक दूसरा फॉर्म है जो जो पॉपुलर फॉर्म है, उसकी बात पहले कर लेंगे, बाकी बाद में मैं सारे का सारा दिखा दूंगा. एक दूसरा फॉर्म है बोट फॉर्म. बोट फॉर्म कैसा दिखेगा, मैंने मॉडल वाला भी एक डायग्राम निकाल के रखा और ये भी निकाल के रखा. अब देखो इसको कैसे दिखेगा. ये तुमने स्क्रीन पे देख लिया. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो ले लो, फिर मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि अगर मेरे पास एक चेयर फॉर्म है तो उसको बोट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. डन हो गया. अभी देखो ध्यान से, इफ यू सी, ये हमारा चेयर फॉर्म है ना, अभी जैसा था वैसा ही रखा है. इस बार जो राइट साइड वाला रिंग बना था दैट इज द चेयर फॉर्म है ना, वही बना है. नाउ इफ यू सी, इसको अगर मैं कन्वर्ट, चलो उसको मैं शेयर करके रखता हूँ सो दैट वी कैन सी दैट पार्ट आल्सो. नाउ इफ यू सी दिस वन, सो अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको मैं क्या चेंज करूँ. व्हाट आई विल डू ना, अभी देखो ध्यान से देखो, सरफेस पे 3 ग्रीन दिख रहे हैं ना, वही तो 3 एक्सियल पोजीशंस थे ना. इज इट ओके? क्लियर सबको? 3 जो दिख रहे हैं रिंग ग्रीन वाले, वो 3 है. अभी मैं क्या करूंगा ना, ये ऐसा था जैसे अल्टरनेट कार्बन के 3 नीचे जो दिख रहे थे ना, अभी क्या करूंगा मैं, ऐसा नहीं करके मैं 4 को एक प्लेन में लाऊंगा नीचे पोजीशंस. ठीक है, तो इट्स लाइक मान लो इफ आई एम हैविंग, अभी देखो मैं क्या करूंगा, इन चारों को ऐसा लाऊंगा. अब देखो ये क्या हो गया, नाउ से इट लाइक दिस. अब ऐसा लग रहा है ना कि दो चीजें ऊपर आ चुकी हैं आमने सामने. तो ये कुछ ऐसा है, वहां जो डायग्राम बना हुआ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है. इज इट ओके? क्लियर पॉइंट? अंडरस्टूड ना? Yes, sir. नाउ Yes. ये जो दो पोजीशंस दिख रहे हैं जो आमने सामने आ खड़े हुए हैं, इनको बोलते हैं दीज आर फ्लैग पोल पोजीशंस, जो एग्जैक्टली आमने सामने दिख रहे हैं. बाकी देखो ना, नीचे 2 दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, और ये सब अवे फ्रॉम द रिंग जैसा दिख रहा है ना. सो दैट्स व्हाई ये जो 2 पोजीशंस तुमको स्क्रीन पे दिख रहा था, दीज आर द 2 पोजीशंस, ये एंड ये वाली कहानी, ये दोनों को हम लोग फ्लैग पोल पोजीशंस बोल रहे हैं. इज इट ओके? चलो, तो ये कहानी थी हमारी साइक्लोहेक्सेन के 2 इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशनल फॉर्म की. एक है बोट फॉर्म, एक है चेयर फॉर्म. चेयर फॉर्म में 2 तरीके से दिखाया मैंने, एक से दूसरे में गए तो एक का एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो गया, उसका इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट. इज इट ओके अप टू दिस पॉइंट? चलो नाउ अब आते हैं इसी के हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करते हैं. न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर मैं चेयर फॉर्म का लेता हूँ ना, दैट विल इंडिकेट कि दोनों में क्या फर्क पड़ रहा है. अगर मैं न्यूमैन फॉर्म लेता हूँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन लेता हूँ चेयर फॉर्म का, इसको कैसे देखना है, इसको इधर से देखना है. 1 के पीछे 2 को इमेजिन करो और 5 के पीछे 4 को इमेजिन करो. ठीक है, तो जैसे मैंने 1 जो बनाया हुआ था, जस्ट मेक इट अगेन, नॉट दिस वन. ओके, सो इफ यू सी, I'll just rotate it. If you see this one, क्या बोला, 1 के पीछे 2 को इमेजिन करो और फिर तो लाइक दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 4. जैसे ही मैंने इमेजिन किया इसको, देखो 1 मिनट, ये दिस इज नॉट द फॉर्म, ये तो हाँ ना, दिस इज द चेयर फॉर्म. चेयर फॉर्म में हमेशा याद रखना 3 नीचे रहेगा, 4 नहीं रहेगा. 4 जैसे ही रख दिया वो बोर्ड फॉर्म हो गया. तो नाउ आई एम हैविंग चेयर फॉर्म. इफ यू सी,
जैसे मैंने एक के पीछे दूसरे को देखना स्टार्ट किया ना, इफ यू सी इट फ्रॉम बिहाइंड, तो अब इसको जरा यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है, तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये जो है ना, ये इस लेयर के ऊपर आ गया है, ये वाला सामने वाला कार्बन, और ये जो पीछे वाला कार्बन है ना, वो नीचे चला गया। दैट्स व्हाई इफ यू सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, स्क्रीन पे भी देखो, यहाँ पे ये आगे वाला ऊपर दिख रहा है, पीछे वाला नीचे दिख रहा है। इज इट ओके? और ऐसा होने से उनके बीच का डिस्टेंस इज मोर। जैसे ही मैं बोट फॉर्म में आऊंगा ना, इफ आई एम मेकिंग इट इन बोट फॉर्म, तो कैसा हो जाएगा देखो। बोट फॉर्म में एक के एग्जैक्टली पीछे दूसरा वाला आने लगेगा। जैसे मैंने इसका बोट फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पर एग्जैक्टली पीछे दिख रहा है। इसको किधर से देखने का है? इसको देखना है लेफ्ट से या राइट से। ठीक है, वॉच इट फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो यहां देखो एग्जैक्टली इसके पीछे ये आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि यहां पर दे हैव कम at a very less distance, and that's why torsional strain will be very high in the boat form, and that's why we are saying कि इसकी stability जो होगी वो काफी कम होगी in comparison to the chair. Simple. ठीक है ना? इतना जानने के बाद if I have to compare the stability order, तो अब सारे फॉर्म देख लेते हैं। अब इसी में मैंने एक बार एक एक्सट्रीम कर दिया, एक बार एक चेयर से दूसरा चेयर बनाया, और एक बार चेयर से बोट बनाया, बट उसी में जरा जरा सी ट्विस्टिंग करके ना, यू कैन हैव फोर फॉर्म। एक तो चेयर और बोट तो देखा ही देखा, एक को बोलते हैं ट्विस्टेड बोट और ट्विस्ट बोट, और दूसरे को बोलते हैं हाफ चेयर। वो कैसे दिखते हैं और उनका एनर्जी लेवल कैसा होता है? तो राइट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज थिंग्स, दीज ऑल फॉर्म्स। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत ज्यादा तुमको अफेक्ट नहीं करेगा। इवन इफ यू नो द रिजल्ट तो काम करेगा, बट बाद में ये जो मैंने इक्वेटोरियल एक्सियल रिंग फ्लिपिंग ये सब जो बताया, दीज आर गोइंग टू बी बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, तो वहां पर वो इमेजिनेशन या फिर उसका रिजल्ट बहुत जाना जरूरी था। तो जैसे देखो, अगर मैंने चेयर को काफी स्टेबल बताया बाकी फॉर्म्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या है, चेयर को अगर तुमने जीरो एनर्जी लेवल पे रेफरेंस की तरह ले लिया, इट इज नॉट हैविंग जीरो एनर्जी, बट उसको एज ए रेफरेंस ले लिया, तो उससे ऊपर कितना दिखेगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन मिले। बहुत ही इनोवेटिव इमेजेस मेरे पास है, सब इंटरनेट का ही है। तो बेसिकली इफ यू सी दिस वन, चेयर को अगर मैंने जीरो रेफरेंस लेवल ले लिया, दिस इज रेफरेंस, तो फिर बोट देखो 6.5 पे है, हाफ चेयर और ज्यादा है, वो 10 पे चला जा रहा है, और ये जो ट्विस्ट बोट है वो 5.5 पे। मतलब चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ट्विस्ट बोट आता है, फिर बोट आता है, और फिर हाफ चेयर आता है। इज इट ओके? तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, एनर्जी डायग्राम देखो जो मैंने बताया था। अब देखो इसमें भी दो पार्ट लिखे हुए हैं, एक जगह मिनिमा लिखा हुआ है, एक जगह मैक्सिमा। तो ऑब्वियसली दिस कैन बी लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा इज चेयर एंड ग्लोबल मैक्सिमा इज हाफ चेयर। ठीक है, बीच में कहीं ट्विस्ट बोट एंड बोट फॉर्म आएगा। तो देखो एनर्जी लेवल पे इसको कैसे दिखाते हैं। अगेन इसके भी दो तरीके हैं, या तो सबके लेवल्स दिखा दो, या फिर एनर्जी का ग्राफ बना, दोनों तरीके। अच्छा ये देखो, प्लेनर बनाने की कोशिश की है, प्लेनर होता नहीं है ये। जबरन बनाओगे तो इट विल बी हाईली अनस्टेबल, एंड दैट्स व्हाई इसका लिखा हुआ है कि एनर्जी इज वेरी हाई। ठीक है, मतलब 20 के कैल से ज्यादा का अगर ले लोगे तो जाके फिर ये आने वाला है, विच इज हाईली अनस्टेबल। तो साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर फॉर्म विल नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, तो दैट्स वन पार्ट। बट इसी का अगर डिफरेंट लेवल्स दिखाओगे, तो लेवल्स कैसे दिखाए जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया था। चेयर इज द मिनिमा एंड दैट इज लोकल एज वेल एज ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, ये हाफ चेयर इज मैक्सिमा एज वेल एज ग्लोबल मैक्सिमा। बोट इज लोकल मैक्सिमा बट नॉट द ग्लोबल मैक्सिमा, एंड ट्विस्ट बोट इज लोकल मिनिमा। इज इट ओके? तो इसलिए मैंने बोला सबसे नीचे चेयर है, चेयर फॉर, उसके ऊपर इफ यू सी ट्विस्ट बोट है, उसके ऊपर बोट है, एंड सबसे ऊपर हाफ चेयर। ये एनर्जी का डायग्राम। तो एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी। स्टेबिलिटी इधर बढ़ रही है, तो इट इज हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी,
and this is having minimum stability. Is it okay? चलो सर इसका हाँ जी हाफ चेन चेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो जो और उसमें देखो ना ये जो बनाया है ना, क्या किया है ना, मैंने अभी क्या बताया था, चेयर में एक नीचे एक ऊपर था, हाँ उसमें से एक को प्लेन में लाने की कोशिश करी। देखो एक ऊपर तो दिख रहा है बट दूसरे को भी इधर ही साइड ला रहा है, तो दैट इज बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग है उसमें, एंड दैट टू इज ब्रिंगिंग द ग्रुप्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऊपर देखो जो स्ट्रक्चर बना है ना उसमें वो दिखेगा। इफ यू सी दिस हाफ चेयर ना, पहली बात तो एक को उधर रखा तो दूसरे को ऊपर जबरन लाना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। मैं करके देख रहा था, बहुत डिफिकल्ट इसको करना, दैट्स व्हाई इट इज हाईली अनस्टेबल। देखो इसलिए इसकी एनर्जी जो है ना काफी ज्यादा दिख रही है, मतलब स्टेबिलिटी काफी कम। आई ट्राइड टू डू इट एंड उसके बाद ऐसा लगा कि टूटने लगे। मतलब इफ वन इज ऊपर दूसरा इज नीचे, मान लो मैंने चेयर फॉर्म लिया, ये चेयर फॉर्म है मेरा, और इसके बाद एक ऊपर दिख रहा है दूसरा नीचे दिख रहा है, मैं इसको ऊपर लाने की कोशिश करूंगा ना, देखो ये हिलने लगा, ये दूसरा वाला। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट अप, एंड दैट्स व्हाई, मतलब प्लेन में लाने की कोशिश करूंगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट, एंड दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। इज इट ओके? ओके। नाउ इसी का कभी कभी, ये तो सबको एक साथ रख के ऐसा ग्राफ बना दिया है, कभी कभी वो चारों फॉर्म लिख के उसके बाद ग्राफ दे देंगे। आई गॉट एन इंटरेस्टिंग ग्राफ अगेन उसके लिए भी, इफ दे आर सिंपली शोइंग इट इन दिस टर्म, ऐसा कुछ, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। दे कैन गिव यू ग्राफ लाइक दिस, जिसमें ऐसा नहीं कि रोटेशन की बेसिस पर दे हैव और ट्विस्टिंग की बेसिस पर दे हैव बॉट। यहाँ देखो दिस इज द रेफरेंस लेवल चेयर फॉर, जिसकी एनर्जी को जीरो अज्यूम किया है, इट इज नॉट जीरो, रेफरेंस ले लिया है उसको एज अ जीरो। हाफ चेयर इज गेटिंग द मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम। फिर देखो ट्विस्टेड बोट का उससे कम आया है, और ये बोट का उससे ज्यादा आया है, ठीक है। फिर ट्विस्टेड बोट का उसी के पैरेलल में ऐसा कुछ है, दे आर एट द सेम लेवल। तो क्वेश्चन पूछने के लिए अलग अलग तरह के ग्राफ्स या फिर लेवल्स बता सकते हैं। दे कैन यूज द वर्ड्स लाइक ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब भी पूछ सकते हैं, है ना। तो व्हेन आई एम सेइंग कि इसकी एनर्जी इज नॉट द हाईएस्ट बोट की, बट इट इज स्टिल मैक्सिमा वाला, है ना। लोकल मैक्सिमा है बट इट इज हैविंग दैट मैक्सिमा, यहाँ पे एनर्जी का स्लोप विल बी जीरो, ठीक है, ऐसा कुछ। इज इट ओके? चलो ये कहानी हो गई। अब हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, यस सर बोल रहा था। चलो तो अब दो कहानियां और बची हुई हैं। एक है कि इफ दे गिव यू सम पोजीशन, मतलब एक ग्रुप को डाल दिया, मान लो क्लोरीन को डाल दिया फर्स्ट पोजीशन पे उसके एक्सियल पे, और फिर क्लोरीन को डाल दिया चौथे पोजीशन के इक्वेटोरियल, एंड दे विल आस्क यू कि ये सिस है कि ट्रांस, ठीक है। ऐसा कुछ अगर वो पूछ दे तो क्या करने का है, देखो देयर इज सिंपल ट्रिक। एक बार टेबल देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिस ट्रांस वाला, होता क्या है ना, इफ यू सी दिस पोजीशंस अगेन, दोनों तरह के रिंग हो सकते हैं, वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। डेफिनेटली इसके लिए ये ट्रांस पोजीशन है ना, अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही इसके लिए ये ट्रांस पोजीशन है, बट इफ आई से ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ये दोनों क्या दिख रहा है, सिस। सिस दिख रहा है। यहीं से रूल पता चल जाता है। अगर मैं एडजेसेंट, मतलब बाजू वाला, या एक छोड़ के फिर बाजू वाला, ऐसा कुछ जाता हूं ना, तो एक्सियल बिकम्स एक्सियल का ट्रांस। इज इट ओके? मैंने ये लिया और फिर उसके बाद बाजू वाला लिया, मतलब 1 से 2 या फिर 1 से 4, ऐसा गया, तो एक्सियल टू एक्सियल इज ट्रांस। बट इफ आई गो फ्रॉम 1 से 3, 1 से 3, एक्सियल टू एक्सियल इज व्हाट? इट इज सिस ना। इज इट ओके? 1 से 3 या 1 से 5, दिस इज सिस ना। इज इट ओके? क्लियर है? यहीं से सारी चीज पता चल जाएगी तुमको। तो यहाँ पे देयर इज अ टेबल, वो देख लो और अपने आप तुमको पूरा डेटा समझ में आएगा। किसी एक पोजीशन को 1 मान सकते हो, यू कैन अज्यूम एनी पोजीशन, एंड आफ्टर दैट इफ यू सी, ऑलरेडी एक टेबल, स्टैंडर्ड टेबल है, सबको ही बताते हैं। इफ यू सी दिस टेबल,
1 के लिए 2 का एक्सियल बिकम्स ट्रांस, है ना। तो 1 2 के लिए अगर आइडेंटिकल ग्रुप डाले हुए हैं एंड दे आर बोथ इन एक्सियल एक्सिस, विल कॉल इट ट्रांस। इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल को भी विल कॉल इट ट्रांस 1 एंड 2 पे, ठीक है। बट एक्सियल टू इक्वेटोरियल, जैसे मैंने इसका एक्सियल लिया और इसका इक्वेटोरियल लिया, ये ज्यादा नजदीक दिख रहा है ना, देन वी स्टार्ट कॉलिंग इट सिस, ठीक है। तो ये देखो पूरा ग्रुप 1 2 में जो ऊपर आ रहा था, ट्रांस में आ रहा था, 1 3 में वो नीचे आ गया, 1 4 में फिर से वो ट्रांस हो गया, 1 5 में वो फिर से सिस हो गया, 1 6 में वो फिर से ट्रांस हो गया। इज इट ओके? तो किसी एक को आइडेंटिफाई कर लो, और क्या होता है, ए ए और ई ई साथ में आता है, ए ई और ई ए साथ में आता है। इज इट ओके? सो इफ यू गेट दैट ट्रिक, तो फिर उसके बाद इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट गेट दैट कि एक नीचे आ रहा है तो एडजेसेंट वाला ये ऊपर आ रहा है, तो ए ए ट्रांस हो गया 1 2 के लिए। तो किसी ने बोला 1 2 पे है और एक्सियल एक्सियल, तो इतना ही देख लिया तो वो ट्रांस में है, तो ए ए ट्रांस होगा तो ई भी ट्रांस होगा। एंड देन जैसे ही ये आ गया ना, तो मैं बोलूंगा ए ई जो होगा ना वो फिर सिस हो जाएगा, या फिर ई ए जो होगा वो सिस हो जाएगा, सिंपल। ये दोनों ट्रांस हो जाएंगे। इज इट ओके? क्लियर है ना? चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं लिख ही देता हूँ। सिस ट्रांस आइडेंटिफाई करना है। इफ आई जस्ट गिव यू कोई भी एक फॉर्म बना लो, अगर मान लो मैंने आई हैव गिवन यू स्ट्रक्चर लाइक दिस, एंड इफ आई गिव यू एक यहाँ पे मान लो CS3 है, और एक मान लो यहाँ पे CS3, सिस है या ट्रांस? ट्रांस ट्रांस है। वाई ट्रांस? ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। एक्सियल डालने का तरीका क्या है, इफ आई हैव गॉट दिस फॉर्म ना, पहले एक्सियल डिसाइड करो, अपने आप इक्वेटोरियल डिसाइड हो जाता है। तो इफ आई एम गिविंग दिस वन, इफ आई से यहां से इसको हमेशा ए एक्सियल दे देने का है, इसको एक्सियल दिया ना, तो फिर यहाँ ए, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ ए, एक ऊपर तो एक नीचे, हम लोगों ने स्ट्रक्चर से भी देखा है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे फिर ए, और फिर यहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव गॉट दैट कि ये एक्सियल था, ये भी एक्सियल है, तो डेफिनेटली ए ए जो है ना वो ट्रांस है। इज इट ओके? सो दिस विल बी कॉल्ड ट्रांस। नाउ इसी में इफ आई गिव यू तो अनदर, इसमें भी ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस है। हाँ वही ट्रांस, और पूछा भी जाता है स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए भी पूछा जाता है। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस इफ देयर इज नथिंग लाइक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई केस है ना, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नाउ इसी में मैं अगर पूछ दूं, इफ आई एम हैविंग मान लो BR BR ऐसा लिख दिया, अभी बताओ। हाँ जी। ट्रांस। अगेन ट्रांस, बिकॉज दिस इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल। तो ए अगर ट्रांस है तो ई भी ट्रांस ही हो, ठीक है। तो यहां भी बोलेंगे हम लोग दिस इज आल्सो ट्रांस। बट इसी में इफ आई गिव यू थर्ड एग्जांपल, इफ आई से मान लो, इफ आई गिव यू यहाँ पे CS3 दे दिया, एंड इफ आई गिव यू मान लो चलो यहाँ पे इफ आई गिव यू लाइक दिस वन CS3, अभी ये क्या है? सिस दिस है, बिकॉज दिस इज A एंड दिस इज E, है ना। और AE जो है ना, इफ AA साफ साफ दिख रहा है कि AA would have been trans, तो AE will become cis, this will become cis। अभी पोजीशन थोड़ा एडजस्टमेंट करने की बजाय I'll give you another पोजीशन। मान लो मैंने यहाँ CS3 दे दिया, और फिर मान लो यहाँ पे तुमको यहाँ पे CS3, देन सिस वाई सिस? सर अभी तो एक इमेजिन कर पा रहे हो ना, यहाँ देखो, यहाँ अगर ऊपर है तो यहाँ नीचे एक्सियल आने वाला था, यहाँ ऊपर एक्सियल आने वाला था, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर। अब ये जो पोजीशन है ना, ये एक्सियल और ये एक्सियल सिस होने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस है। ट्रांस ट्रांस हो जाएगा। अंडरस्टूड ना?
तो दिस बिकम्स ट्रांस. ओके, इफ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, मान लो इधर दे दिया Br और इधर दे दिया Cl. 1 मिनट रुक जाओ, इसको सिस होगा ना सर? इधर दे दिया Cl. नॉट इट. Yes, yes, sir. Yes. सिस है. Br और Cl देख रहे हो? सिस ट्रांस में आइडेंटिकल ग्रुप्स देखते Oh, हैं. अरे सर हाँ, इजेड वाला यूज होगा इसमें. trans. ओके, तो पहली बात तो मैं सिस ट्रांस ही पूछा, तो विल सी द हाइड्रोजन फर्स्ट थिंग. ठीक है, तो हाइड्रोजन जब देखा तो इधर हाइड्रोजन आएगा ना. नो, इधर अगर Br इधर आया तो एक्सियल इधर है, फिर एक्सियल इधर है, फिर एक्सियल इधर है, तो BrH इधर है. अब मान लो Br के साथ अगर यहाँ पे कुछ आता, या फिर यही देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर यहाँ होता तो उसको ट्रांस बोलते ना. इसका मतलब हाइड्रोजन अगर यहाँ और यहाँ हो गया, उसको क्या बोल देंगे? सिस बोल देंगे. Cis. दिस इज कॉल्ड सिस. अंडरस्टूड द पॉइंट ना, कि कैसे इसको मैनेज करना है. तो एक्सीएल को टारगेट कर लो और उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि इफ AA इज ट्रांस तो EE विल आल्सो बी ट्रांस. इफ AA इज सिस देन EE भी सिस होगा, देन AE जो होगा वो ट्रांस हो जाएगा. इज इट ओके? दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द टेबल की. ये देखो, ये कहानी पूरी ऐसी है कि 1 2 पे AA और EE ट्रांस आते हैं, मतलब A के साथ A अगर आ रहा है आइडेंटिकल पोजीशन पे, दैट इज ट्रांस. दिस इज ट्रांस, तो दिस इज आल्सो ट्रांस. तो फिर नेक्स्ट टाइम देखो, ये 1 3 के लिए वो सिस हो, दिस इज सिस. ठीक है, इज इट ओके? तो इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बाद मतलब बेसिकली हाँ, बीच में तो इसलिए वो एडजेसेंट पे एक्सियल टू एक्सियल इज ट्रांस. या देन फिर अगले पे एक्सियल टू एक्सियल विल बिकम सिस. या Okay. बट उसके बाद वाला सेम हो हाँ, जाएगा, फिर वही राइट? अल्टरनेट करते जाना है. 1 2 के हाँ. लिए जो रिजल्ट आया वही 1 4 के लिए आएगा, 1 3 के लिए जो आया वही 1 5 के लिए आएगा. 1 2 1 4 1 6 विल गेट आइडेंटिकल रिजल्ट. 1 3 1 5 विल गेट आइडेंटिकल रिजल्ट, है ना? ओके, चलो, तो Yes. ये थी कहानी तुम्हारी सिस और ट्रांस की. एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, नॉट वेरी गुड सेक्शन, थोड़ा रट्टा है. बट अगर अगेन इमेजिन कर लो, जेई जो पूछेगा वो टोटली लॉजिकल पूछेगा, बट थोड़ा रट्टा है. रट्टा क्या है कि इसमें दो तीन चार, नॉर्मली अगेन मैं प्रायोरिटी लेवल बता दे रहा हूँ. चेयर फॉर्म पे क्वेश्चंस ज्यादा दिखेंगे, जेई के क्वेश्चन चेयर फॉर्म पे दिखते हैं. बोर्ड फॉर्म पे अगर आ गया तो वहां क्या ध्यान में रखने का वो मैं बता दूंगा, और उसके बाद फिर अपने आप समझ में आ जाएगी बात. ठीक है, तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन की बात करने वाले हैं. 2 3 केसेस बनाते हैं इसमें. एक केस है कि इफ यू आर हैविंग जस्ट वन ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, सबके सब हाइड्रोजन हो, बट जस्ट जस्ट देयर इज वन ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन. इट कैन बी अगेन वही सारी कहानी, इट कैन बी स्मॉल ग्रुप, इट कैन बी अ बल्क केयर. ठीक है, और एक तीसरा केस जब डबल ग्रुप आ जाएंगे तो वहां पर, तो यहाँ पर दो केसेज हैं. इफ जस्ट आई एम हैविंग वन ग्रुप, इट कैन बी स्मॉल ग्रुप, इट कैन बी बल्की. दो केसेस बन रहे हैं. वो केसेस कौन से आते हैं? नॉर्मली जो तुमको मॉड्यूल वगैरह में सब मिल जाएंगे, लेकिन जेई जो होगा वो चेयर फॉर्म ही ज्यादा देता है. इफ यू सी दैट फॉर्म, वो कैसा दिखेगा? इस तरह का. अब देखो, मेरे को जरा बताओ 1 और 3 का डिफरेंस क्या है. सारा डिफरेंस पता करो पहले. 1 और 3 में व्हाट इज द डिफरेंस? 3 is the ring flip of 1. 3 इज रिंग फ्लिप्ड, है ना? अदर देन दैट एनीथिंग एल्स? 1 एंड 3 का डिफरेंस बताओ. इफ यू अंडरस्टूड दैट ना, तो हो गया तुम्हारा. फिर थोड़ा बहुत रट्टा है ऑब्वियसली, बट अगर ये बात समझ में आ गई तो काम. जी का पोजीशन बताओ जरा. 1 में क्या है? Axial. इट इज एक्सियल. व्हाट अबाउट थर्ड? Equatorial. इक्वेटोरियल. पॉइंट ना. ठीक है, दैट्स वन पार्ट. नाउ 2 एंड 4 का फर्क बताओ. 2 में इक्वेटोरियल है एंड 4 में एक्सियल. इक्वेटोरियल नहीं बोलते हैं. Axial है. उसमें बोट वाले में वी से फ्लैग पोल पोजीशन है या नहीं. इफ यू रिमेंबर, बाकी सब एक जैसे थे. दो जो ऐसे आते थे उनको हम लोगों ने फ्लैग पोल पोजीशन बोला था ना. तो लाइक इफ यू सी, these two are at the flagpole position, मतलब G is at the flagpole. यहाँ पे G is not at the flagpole, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा ना. अंडरस्टूड ना?
हाँ अभी बात समझ में आ रही होगी. वी आर सेइंग कि जी अगर आ रहा है इधर तो दे विल हैव रिपल्शन. यहाँ पे इट इज हैविंग लेस रिपल्सन. यहाँ H वर्सेज H ऐसा कुछ बन रहा हो. अंडरस्टूड द पॉइंट. यहाँ पे फ्लैगपोल विल बी हैविंग रिपल्सन फ्रॉम हाइड्रोजन. ऑब्वियसली दे आर आस्किंग यू स्टेबिलिटी का. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट देयर विल बी सम डिफरेंस इफ दे आर आस्किंग लाइक दैट. तो दिस विल हैव हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्सन एट द फ्लैगपोल पोजीशन. दिस विल हैव H एंड G का रिपल्सन, है ना. अब यही बन जाता है बेसिस. अब इस बेसिस पर देखो दो केसेस बनते हैं. अगर ग्रुप छोटा हुआ तो क्या, ग्रुप बड़ा हुआ तो क्या. Like if you see the first part of this case, अगर ग्रुप छोटा हो, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि 1 और 3 जो है ना, दे आर चेयर फॉर्म. दीज आर चेयर फॉर्म्स, है ना. तो चेयर फॉर्म इज नॉर्मली मोर स्टेबल देन द बोट फॉर्म. ये तो बात पहले से ही की थी. एंड दैट्स व्हाई देखो 3 और 1 पहले आया और 2 and 4 बाद में आया. Now within 3 and 1, already I told you, if you see the repulsion between H and G, यहाँ पे ज्यादा होगा. यहाँ G is equatorial, तो यहाँ जो इंटरेक्शन है रिपल्शन वाला, that is between H and H. And that's why we are saying that third is the highest, is having the highest stability. Then we are getting 1 का, which is having slightly less. उसके बाद फिर 2 and 4 में क्या हो रहा है? तो 4 में you have got flagpole position पे group which will feel or which will exert more repulsion. Is it okay? Clear? So this was first case. Second case is if I am having a bulky group. Bulky group में क्या होगा? If the bulky group is present, फिर क्या होगा? Like tert butyl आ गया. सर कहाँ पर? सिर्फ एक स्विचिंग होती है. ये वाला जो है ना, ये वाला इट बिकम्स इवन मोर स्टेबल देन ये वाला. क्योंकि बल्कि ग्रुप होने पर ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका रिपल्सन काफी ज्यादा होगा, जो कि यहाँ नहीं हो रहा. ठीक है. तो देन ये बोट फॉर्म में जो नॉन फ्लैग पोल वाला है, दैट पोजीशन विल बिकम मोर स्टेबल. तो 3-1-2-4 की जगह इट विल बिकम 3-2-1. सिंपल. ठीक है. सो इफ आई एम हैविंग, यही केस है व्हेन आई एम हैविंग जस्ट वन ग्रुप but it is having a bulky group, then we'll say 3-2-1-4 हो जाएगा, then 3-1-2-4. ठीक है. ये चेंज आ गया यहाँ पे. ये वाली चीज आगे बढ़ गई है. नॉन फ्लैगपोल बोट फॉर्म जो है, that will become more stable than the axial one. Is it okay? Clear? This was one case when I am having just one group, but if you can have two groups, two groups आएगा, उसके multiple cases बनेंगे. two groups के दो फॉर्म बनेंगे. पहली बात, दोनों एक्सियल है या एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, ये चेयर में बनेगा. दोनों फ्लैग पोल है या एक फ्लैग पोल है एक नॉन फ्लैग पोल है. तो ऐसे दो केसेस और बनने वाले हैं. यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. विल गो टू केस नंबर 2 व्हेन आई विल शो यू द पोजीशंस ऑफ द टू ग्रुप्स एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अलग अलग कहानी, कौन कौन से केस बन सकते हैं. अगेन वही सब केस बनेंगे. बल्कि है, नॉन बल्कि है. एक स्पेशल केस की बात करूंगा, OH जैसा आ गया, जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आएगी. अभी देखो यहाँ G1 G2 बोथ आर एक्सियल और बोथ आर इक्वेटोरियल, या कोई एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है. दिस इज एक्सियल एंड दिस इज एक्सेल. अगेन एक्सियल, है ना. इधर देखो, इधर ऊपर आ रहा है तो इधर नीचे आएगा, फिर इधर ऊपर आएगा तो इधर नीचे आएगा. दिस इज ऑल्सो एक्सियल. एंड ये देखो 1-2 जैसा 1-4 होता है, तो एक्सियल एक्सियल इज अपोजिट पोजीशन. अंडरस्टूड द फैक्ट मैन? नाउ इफ यू सी दिस वन, दिस एंड दिस, अभी क्या चल रहा है इधर? Equatorial. इक्वेटोरियल. 1 मिनट. Equatorial. इक्वेटोरियल. तो इफ यू सी, ये वाला एक्सियल था, तो दिस इज इक्वेटोरियल. ये वाला एक्सियल इधर आएगा, फिर इधर एक्सियल आएगा. दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज इक्वेटोरियल. इज इट ओके? दैट्स ऑल. इसमें देखो, दिस इज फ्लैगपोल वाला पोजीशन है एंड दिस इज नॉन फ्लैगपोल. यहां पे इफ यू सी दिस वन, इसमें दोनों को ऐसा रखा है. These two are non flagpole. ठीक है. नाउ अब जरा ऑर्डर देख लेते सर हैं. G2 तो इज फ्लैगपोल ना, नहीं, वो नीचे नहीं फोर्थ होता, वाले में. 13 लिखा हुआ है, बच्चे के नोट्स लिखा हुआ है वो. तो ऐसा ही है, ऐसा. ठीक है.
दोनों नॉन फ्लैगपोल वाले। ओके, चलो अभी देखते हैं। केस, हाँ, एक छोटा वाला पैरेलल की बोथ आर स्मॉलर, बोथ आर आइडेंटिकल, ठीक है, दैट्स वन केस। इफ आई एम हैविंग दैट केस, इफ आई एम हैविंग दोनों मिथाइल या दोनों इथाइल ऐसा कुछ आ गए, या फिर दोनों OH आ जाए, तो भी दैट स्पेशल केस आई हैव इंक्लूडेड हियर ओनली। अगर ऐसा कुछ आ जाए, 3 इज हैविंग लीस्ट रिपल्सन, बिकॉज उसको वो एक्सियल एक्सियल वाला रिपल्सन दोनों ही फील नहीं कर रहा है। जो एक्सियल एक्सियल रिपल्सन यहाँ ये भी फील करेगा विद द हाइड्रोजन हेयर, एंड ये भी फील करेगा विद द हाइड्रोजन हेयर। वो रिपल्सन जो यहाँ दोनों जगह फील कर रहा है वो ये नहीं फील करेगा, बिकॉज यहाँ इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई 3 इज हैविंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, 1 इज हैविंग लेस देन दैट, बिकॉज यहाँ पर दोनों जगह एक्सियल एक्सियल दिख रहा है। इज इट ओके? नाउ 2 एंड 4 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। एक पार्ट आ गया। अभी अगर दूसरे केस पे जाते हैं जहां ये दोनों आइडेंटिकल तो है बट दोनों बल्कि आ जाए, फिर देखो क्या फर्क पड़ेगा। अगर दोनों बल्कि आ गए ना, अब देखो पिछली बार से एक कहानी अलग हो गई है। ये फर्स्ट वाले को जो हम लोगों ने सेकंड पोजीशन दिया था ना, इसको लास्ट पे भेज दिया है। क्योंकि अब जो ये रिपल्सन होगा उसका मैग्नीट्यूड काफी है। लास्ट टाइम जैसे देखो, बल्कि जब आया था ना, तो इवन इफ इट वाज हैविंग अ रिपल्सन फ्रॉम हाइड्रोजन, 1 वाला देखो 2 के पीछे चला गया था ना, बोट के नॉन फ्लैग के पीछे चला गया था। एंड दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो हैपनिंग हियर, कि ये बल्कि बल्कि जो ग्रुप्स हैं उनको जो हाइड्रोजन के साथ जो रिपल्सन उनका आएगा, दैट इज बिकमिंग सो हाई दैट इट्स स्टेबिलिटी इज बिकमिंग लीस्ट। तो वो जो 1 जो सेकंड पे आ रहा था वो देखो यहाँ लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। एक तीसरा केस है कि दोनों ग्रुप स्मॉल हो बट एक जैसे एक मिथाइल हो जाए एक इथाइल आए, ठीक है। ये वाला छोड़, रहने दो, फालतू हो जाएगा, ज्यादा लोड नहीं लेने का, वो हटाई, ठीक है। तीसरा हटा दो, उतना नहीं पूछेगा वो, दिस मच इज सफिशिएंट। तीसरे केस पे जाते हैं। थोड़ी सी कहानी खराब है बट अगेन थोड़ा लॉजिक रहेगा इसमें भी। इफ आई एम हैविंग दिस केस, डिफरेंसेस बताओ जरा। सर 1 और 3 और 2 और 4 में ना? हाँ, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है? 2 और 4 बोट है, सर 1 और 3 2 और 4 G1 में तो is में दोनों एग्जिट, एक क्या क्या? एग्जिट 1 एंड 3 में G1 is axial in 1 and equatorial in 3. ओके। यहाँ पे G1 इज एक्सियल, G1 is axial and G2 is equatorial. In this case, this is axial and this is equatorial. These two are, in this case, these two are both are flag flagpole. position, है ना? And in this case, none of them are flagpole, है ना? Non-flagpole positions. Okay. Now start imagining कि कौन से केस में क्या जाएगा। मान लो अपने पास ये आ गया, इफ यू आर एबल टू गेस इट तो फिर टेंशन ही नहीं है। इफ आई एम हैविंग द केस लाइक दिस, दोनों सेम है और स्मॉल ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल और इथाइल इथाइल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिथाइल। इफ आई एम हैविंग मिथाइल मिथाइल या इथाइल इथाइल, ऐसा कुछ आ, व्हाट इज द ऑर्डर? 1 equal to 3 greater than 4 greater than 2. ओके, वेरी गुड। व्हाई इज दैट? 1 and 3 व्हाई with 1 4, इज इक्वल टू 3? if the क्योंकि groups दोनों are में same, ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो देयर इज नो डिफरेंस एज लॉन्ग एज बोथ द ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। मतलब दोनों अगर मिथाइल हो गया तो दोनों ए वाला ही कॉम्बिनेशन है ना, तो इट डजंट मैटर कि ए पे कौन ई पे कौन, क्योंकि दोनों मिथाइल। एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम 3 एंड 1 में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, एंड दे आर चेयर फॉर्म, तो दे आर मोर स्टेबल। व्हाट अबाउट 2 एंड 4? 2 is having highest repulsion 4 will because be greater than 2. flagpole है ना, so that's why the order is simple.
Stability का order is 3 is equal to 1, 4 is greater than 2 because 2 is having the maximum repulsion because both the groups are at the flagpole position. Okay. दूसरा केस, दोनों सेम हो बट बल्कि हो, लाइक टर्ड ब्यूटाइल वाला ग्रुप आ जाए. अच्छा मैंने आंसर ही दे दिया, चलो ठीक है आंसर लिख दिया. तो जस्ट सी दैट व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड व्हाई इज दैट. जैसे ही बल्कि ग्रुप आ गया, देयर आर टू बल्कि ग्रुप्स, तो जो भी बल्कि ग्रुप रहेगा इट विल हैव वेरी हाई रिपल्सन. मैंने वही बताया था, है ना. इट विल हैव वेरी हाई रिपल्सन. सो इवन इफ इट इज एट वन पोजीशन ना, 3 और 1 में कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो समझ में आ गया. एज लॉन्ग एज बोथ द ग्रुप्स आर आइडेंटिकल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 1. बट दिस विल हैव लेस स्टेबिलिटी देन द 4 क्योंकि 4 इज हैविंग नॉन फ्लैग पोजीशन. पहले भी यही काम किया था. जैसे ही बल्कि ग्रुप आ जाता है तो अगर एक्सियल पोजीशन पे वो आ रहा है तो दैट विल हैव लेस स्टेबिलिटी देन द बोट फॉर्म का नॉन फ्लैग ग्रुप ना. ये चीज हम लोगों ने अभी तक देखा है. दैट्स वन पार्ट. बट ये 2 वाला केस तो ऑलरेडी दोनों फ्लैग पोल पे है, तो दैट विल बी हैविंग ह्यूज रिपल्सन, है ना. तो दिस इज आल्सो लॉजिकल. ओके. तीसरा देखते हैं, यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट बन रहा है. पिछले वाला थोड़ा लॉजिकल नहीं जा रहा था इसलिए मैंने छोड़ भी दिया. यहाँ पे इफ आई एम हैविंग बोथ द ग्रुप्स आर स्मॉल बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, लाइक एक मिथाइल और एक इथाइल आ जाए. अच्छा इसमें थोड़ा सा पोजीशन विल बी इंपॉर्टेंट. मैं बता देता हूँ मिथाइल इथाइल कहाँ पे लेना है. मान लो मैंने G2 को G1 को मैंने मिथाइल लिया एंड G2 को इथाइल लिया. देन यू टेल, कैन यू गिव मी द एक्सप्लेनेशन. ऐसे तो कॉपी पेस्ट में चला गया ऊपर ऑर्डर ही. कैन यू गिव मी द एक्सप्लेनेशन. सर वो सर जो एक्चुअली जो इथाइल है दैट्स अ बिगर ग्रुप और H Yes. का साथ उसका Ethyl रिपल्शन will will be have more. a greater repulsion. So if ethyl is present at axial position, it will have more repulsion. And that's why if I am having ethyl at axial position, it will have more repulsion. So it will have less stability. So this time देखो इसलिए 1 greater than 3 लिखा हुआ है and 4 greater than 2 तो वो तो fact ही था. And these are not bulky groups. So that's why chair is still more stable than the boat form. Is it okay? चलो एक लास्ट बनता है जिसमें मैंने जो पिछली बार स्पेशल के सेम ऑर्डर में आ गया था ना, इस बार थोड़ा सा अलग है. लेट्स सी दैट. इफ आई एम हैविंग बोथ द ग्रुप्स OH, कैन यू गेस द ऑर्डर. तो थोड़ा ऊपर जा सकते हो. हाँ जस्ट हाँ एक. बोथ द ग्रुप्स आर OH. 1 equal to 3 1 greater equal than to 3 2 greater greater than than 4. yeah same 1 one. equal to 3. That is greater than 2, that is greater than 4. Okay, why is that? सर H बॉन्डिंग का जो वो किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन से फॉर्म को, किस स्ट्रक्चर को. बोट फॉर्म को. बोट फॉर्म में किसको, 2 या 4. 2 टू 2. सर 2 को. तो इनफैक्ट यहाँ क्या हो जाता है ना, दैट इज द ओनली फॉर्म वेयर यू आर गेटिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दैट विल मेक इट मोर स्टेबल इवन देन द चेयर. ठीक है. तो ये थोड़ा सा रट्टा है इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ ये सब. जेई नहीं पूछता बट तुम्हारे टेस्ट वगैरह में वो दिखने लगेगा. ठीक है. सो दैट्स व्हाई यहाँ क्या होता है ना, बिकॉज दिस फ्लैगपोल पोजिशन विच वॉज टिल नाउ इट वॉज द लीस्ट स्टेबल इन ऑल द केसेस, है ना. When both the groups are becoming OH because of intramolecular hydrogen bonding, it will become the most stable structure, and that's why the order is this time it will become 2 3 3 1 तो बराबर ही. there is no difference as long as the groups are identical. So यहाँ पे 2 will become even more stable than 3 and 1. Is it okay? Any doubt up to this point? हो गया चैप्टर खत्म. ओके सो चलो ठीक है फिर. व्हाट आई विल डू ना, रिएक्शन मैकेनिज्म नेक्स्ट टाइम ये स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट टाइम उसको स्टार्ट करके देन विल गो थ्रू. बट उसके पहले क्या करने का है तुमको, जीओसी में कुछ चीजें जो है हम लोगों ने कर लिया उस काम में आएगा. ये तो काम में आएगा बिकॉज अब देखो ऑर्गेनिक का नेचर क्या है ना, जीओसी इज द फाउंडेशन. उसके ऊपर या फिर कहो देयर आर 2 फाउंडेशन चैप्टर्स, जीओसी एज वेल एज आइसोमेरेज, और इसके ऊपर यू विल बी हैविंग रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके ऊपर बाकी के फ्लोर्स बनने वाले. फिजिकल केमिस्ट्री इज लाइक एक एक बंगलो है अलग अलग. कभी कभी 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बनता है. लाइक आयनिक विल बिकम द
फाउंडेशन ऑफ मेनी चैप्टर्स, वो आता है थर्मो विल बिकम द फाउंडेशन ऑफ मेनी चैप्टर और द ग्राउंड फ्लोर ऑफ मेनी चैप्टर, बट ऑर्गेनिक इज नॉट लाइक दैट. Organic is like you are having two foundations, GOC and isomerism, and every other chapter will have the next floor. ये पूरा अपार्टमेंट वाला चक्कर है. And that's why the problem is कि if you are not having GOC and isomerism in command ना, फिर बाकी बाद में गिव अप हो जाता है, और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म से गिव अप हुआ फिर तो छोड़ दो. और तो बहुत बच्चे इसलिए होते हैं दे आर वेरी गुड इन फिजिकल केमिस्ट्री, बट ऑर्गेनिक में आते आते उनको लगता है नहीं ये तो नहीं होगा. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक बहुत चमकता है, उनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड थोड़ा आगे पीछे होता है, तो वो फिजिकल में ज्यादा इंटरेस्ट ना लेके ऑर्गेनिक में चले जाते हैं कि नहीं यहाँ तो लॉजिकली बात चली, और देयर आर सम एक्सेप्शन जो रट्टा मार लेते हैं. ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस. ऑर्गेनिक इज लाइक कि दीज टू आर द ग्राउंड फ्लोर्स, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी. उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, और बाकी फिर उसके ऊपर फ्लोर्स बनते रहे. ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आई जस्ट गिव यू द हिंट कि कौन कौन सी चीजें तुमको ध्यान में रखनी है. ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब तो किया था. इसके अलावा हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स भी किया. ठीक है, उसको जरा सा रिवाइज कर लोगे और उसी में सारे इफेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं ना. तो अभी तक तो हाइब्रिडेशन वगैरह तो कमांड में आ गया. ठीक है, वो तो एक पार्ट है, वो भी यूज होगा. ऑब्वियसली प्लेनरिटी यूज होता है, वो बार बार यूज होता है, बट ये पूरा जीओसी इसी बहाने रिवाइज कर लोगे सो दैट व्हेन यू कम टू द लेक्चर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म ना, इट विल बिकम इंटरेस्टिंग एंड इजी. ठीक है, देयर आर मेनी पॉइंट्स अगेन. और दूसरी चीज क्या होती है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म की ट्रेजेडी क्या है, डिफरेंट फैकल्टीज विल बी टीचिंग यू डिफरेंट कंटेंट. व्हाई? ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बाद के चैप्टर्स इसी के ऊपर आने वाले हैं, तो कुछ फैकल्टी बाद के चैप्टर की चीज यहाँ पढ़ा देते हैं, कुछ फैकल्टी बोलते नहीं जब वहां आएगा तो वहां देखेंगे. एंड दैट्स व्हाई दैट बिकम्स द ट्रेजिक स्टोरी ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट एग्जाम. एक कोचिंग का रिएक्शन मैकेनिज्म के एग्जाम के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होंगे देन द अदर कोचिंग. इनफैक्ट विद इन अ कोचिंग भी ना, इफ वन फैकल्टी इज सेटिंग, दे नॉर्मली सेट वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरा जो है उसने अलग से पढ़ाया हुआ, उसका अपना स्कीम है, तो दे विल बी गिविंग यू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. लेकिन जैसे ही उसको क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद देयर आर फिक्स्ड नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर इन सिलेबस, तो उस पर फोकस करते रहोगे तो बात समझ में आएगी. बट नॉर्मली व्हाट आई डू, नॉर्मली इफ यू सी, आई विल कवर द रिएक्शन मैकेनिज्म में उसमें कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एसएन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके डिटेल में जाएंगे. कुछ चीजों को इंक्लूड करना ही पड़ेगा बिकॉज एग्जाम्पल में आऊंगा तो इट विल कवर वन चैप्टर का वन रिएक्शन. वॉट एवर रिएक्शन वी आर गोइंग टू डू, वो कभी ना कभी वापस आने वाला है. तो उसमें क्या होगा ना, हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ जो काफी बार यहाँ रिपीट होगा, सो दैट व्हेन आई विल गो टू हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, और व्हिच इज आल्सो कॉल्ड हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, अल्कोहल, ये तीन चैप्टर जो है ना, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव थोड़ा सा आएगा. सो ये तीन चैप्टर बट जो है, वन इज हाइड्रोकार्बन, सेकेंड इज हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स, एंड थर्ड इज अल्कोहल्स. ये तीन का बार बार यूज होगा. तभी देखोगे अल्कोहल और हेलोअल्केन और अल्केन विल बिकम द रिएक्टेंट, कभी दैट विल बिकम द प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये कहानी बार बार आने वाली है, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि इफ यू आर हैविंग दैट कमांड ओवर द जीओसी में, जो इंटरमीडिएट्स की बात की थी, उनके स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात की थी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात की थी, इंडिविजुअली इफेक्ट्स की जो बात की थी, कहां पर एम इफेक्ट लगेगा, कहां पर आई इफेक्ट लगेगा, कहां नेट वो ग्रुप, इफ ऑल द इफेक्ट्स आर एक्टिंग, तो कहां पर वो नेट डोनर का काम करता है, कहां पर वो नेट एक्सेप्टर का काम करता है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है. जस्ट गो थ्रू दोज थिंग्स. हाँ, एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज्यादा रट्टा वाला और उसको अभी के लिए इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, बट बाकी चीजें जो फंडामेंटल्स हैं उनको रिवाइज करके ही आओगे रिएक्शन मैकेनिज्म के चैप्टर. ठीक है, उसको छोड़ दोगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ. देखो ये ऑर्डर था, ये दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, तो ये इंटरमीडिएट बन रहा है तो दिस रिएक्शन विल गो इन दिस डायरेक्शन देन द अदर डायरेक्शन ना. ये बात बार बार होगी, इसलिए ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे जो अभी हम लोगों ने कवर किए. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे. ओके, ओके, बाय एवरीवन. Thank you, sir. Bye, sir. That's the thing.